बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लीनियर प्रोग्राम का सेकंड क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन मैंने अल्फ़ा चौंग मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की जो किताब है वहाँ से लिया है। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Solve the following problems graphically. Minimize c is equal to 12x1 plus 42x2 subject to x1 plus 2x2 greater than 3, x1 plus 4x2 greater than 4, 3x1 plus x2 greater than 3, x1 x2 greater than 0। इस एक्सरसाइज के मेरे ख्याल में कोई 10 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन की अपनी अपनी कंडीशन है। मेरी कोशिश होगी कि सारे क्वेश्चन को आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करें। स्टेप नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कन्वर्ट इनइक्वलिटीज़ इनटू इक्वलिटीज़। हमारे पास 3 इक्वेशंस मौजूद हैं इनइक्वलिटीज़ फॉर्म में। अब हम इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जब हम इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वलिटीज़ कर देते हैं, यानी बराबर कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। x1 प्लस 2x2 इज़ इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। x1 प्लस 4x2 इज़ इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। 3x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x1 प्लस 2x2 इज़ इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 जो है x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हम सपोज करते हैं कि x1 बराबर है 0 के। व्हेन x1 इज़ इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। x1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी 0 को पुट कर देते हैं। प्लस 2x2 इज़ इक्वल टू 3। 2x2 प्लस 0 तो हमारे पास आता है 2x2 इज़ इक्वल टू 3, x2 इज़ इक्वल टू 3। ये 2 बट्टे के नीचे आ जाएगा, बट्टे 2। x2 इज़ इक्वल टू 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.5। ये हमने x2 की वैल्यू फाइंड की है। x1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हम सपोज करते हैं कि x2 बराबर है 0 के। व्हेन x2 इज़ इक्वल टू 0, x2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। x1 प्लस 2x2 इज़ इक्वल टू 3। x2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। x1 प्लस 2, x2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं जो 0 है। 0 इज़ इक्वल टू 3। x1 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 0 आता है, इज़ इक्वल टू 3। x1 प्लस 0 तो हमारे पास x1 आता है, इज़ इक्वल टू 3। ये हमने x1 की वैल्यू फाइंड की है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं x1 x2 इज़ इक्वल टू x1 की क्या वैल्यू फाइंड की है 3 और x2 की क्या वैल्यू फाइंड किया है 1.5। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 4। x2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हम सपोज करते हैं कि x1 बराबर है 0 के। व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। x1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी 0 को पुट कर देते हैं, प्लस 4x2 इज इक्वल टू 4। 4x2 प्लस 0, तो हमारे पास 4x2 आता है इज इक्वल टू 4। x2 इज इक्वल टू 4, ये 4 बट्टे के नीचे आ जाएगा 4। x2 इज इक्वल टू 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। ये हमने x2 की वैल्यू फाइंड की है। अब हम x1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हम सपोज करते हैं कि x2 बराबर है 0 के। व्हेन x2 इज इक्वल टू 0, x2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 4। x1 प्लस 4, x2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 0 को पुट कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू 4। x1 प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है इज इक्वल टू 4। x1 प्लस 0, तो हमारे पास x1 आता है इज इक्वल टू 4। ये हमने x1 की वैल्यू फाइंड की है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं x1 और x2 इज इक्वल टू, x1 की क्या वैल्यू फाइंड की है, 4, यहाँ पे 4 लिखते हैं, और x2 की क्या वैल्यू फाइंड की है, 1, यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। x2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हम सपोज करते हैं कि x1 बराबर है 0 के। व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 3। 3x1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी 0 को पुट कर देते हैं। 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। x2 प्लस 0, तो हमारे पास x2 आता है इज इक्वल टू 3। ये हमने फाइंड की है x2 की वैल्यू को। अब हम x1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सपोज करते हैं कि x2 बराबर है 0 के। व्हेन x2 इज इक्वल टू 0, x2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। 3x1 प्लस x2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी 0 को पुट कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू 3। 3x1 प्लस 0, तो हमारे पास 3x1 आता है इज इक्वल टू 3। 3x1 इज इक्वल टू 3, ये 3 बट्टे के नीचे आ जाएगा 3। x1 इज इक्वल टू 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। ये हमने x1 की वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पर लिखते हैं x1 x2। x1 की क्या वैल्यू फाइंड की है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं।
x2 की क्या वैल्यू फाइंड की है 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 2, स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो हमारे पास फंक्शन मौजूद है, यानी जो ये कॉस्ट फंक्शन मौजूद है, इसका स्लोप मालूम करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन लिखते हैं c = 12x1 + 42x2। 42x2 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं, ये प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो साइन तब्दील हो जाता है। मैंने इसका 42x2 = 12x1 प्लस का c है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है, यानी मैंने इसका c। नफ़ी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 42x2 = नफ़ी जमा नफ़ी 12x1 नफ़ी नफ़ी जमा प्लस का c। x2 = मैंने इसके 12x1, ये 42 बट्टे के नीचे आ जाएगा, बट्टे 42 प्लस c। 42 बट्टे के नीचे आ जाएगा, बट्टे 42। x2 = मैंने इसके 12 को 42 पे डिवाइड करते हैं, यानी काटते हैं, 6 पे डिवाइड करते हैं। 6 दूनी 12 और 6 7 42, यहाँ पे 7 आता है, तो हमारे पास आता है माइनस का x2 = माइनस का 2/7 x1 प्लस c/42। अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं dx2/dx1 = d विद रिस्पेक्ट टू dx1। ये वैल्यू लिखते हैं माइनस 2/7 x1 प्लस c/42 dx2/dx1 = x1 का कोफिशिएंट माइनस का 2/7 है, तो माइनस का 2/7 प्लस c/42। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस 0 dx2/dx1 = माइनस 2/7। ये हमने स्लोप फाइंड किया है। जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है उसका हमने स्लोप फाइंड किया है माइनस 2/7। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, यहाँ पे लिखते हैं अलजेब्रिक solution, check the result, अलजेब्रिक सॉल्यूशन चेक द रिजल्ट। अलजेब्रिक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x1 प्लस 2x2 = 3, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x1 प्लस 4x2 = 4। अलजेब्रिक सॉल्यूशन में हम लोग x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं।
x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x1 को भी काट सकते हैं और x2 को भी काट सकते हैं। यहाँ पर हम x1 को काटते हैं। x1 को काटने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनके साइन तब्दील हो जाते हैं। जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाती है, जो वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है। x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 आता है, प्लस के 2x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x2 आता है, इज इक्वल टू प्लस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आता है। प्लस के x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x1 आता है, प्लस के 4x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x2 आता है, इज इक्वल टू 4 को यानी प्लस के 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आता है। अब हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं यानी तफरीक करने से। तो जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन तब्दील हो जाते हैं, यानी जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनके साइन तब्दील करेंगे। जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। प्लस का x1 है ये माइनस का x1 हो जाएगा, प्लस का 4x2 है ये माइनस का 4x2 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस का x1 माइनस का x1 ये कट जाएगा, माइनस का 4x2 है और प्लस का 2x2 है। माइनस के 4x2 में से प्लस के 2x2 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 2x2 इज इक्वल टू माइनस के 4 में से जब प्लस के 3 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2x2 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1, ये 2 बट्टे के नीचे आ जाएगा। x2 इज इक्वल टू 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। ये हमने x2 की वैल्यू को फाइंड किया है। अब हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 3, x1 प्लस 2x2, x2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं 0.5 इज इक्वल टू 3, x1 प्लस 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, इज इक्वल टू 3, x1 इज इक्वल टू 3। ये प्लस का 1 है, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है यानी माइनस का 1। x1 इज इक्वल टू 3 में से 1 को लेस करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। ये जो हमने x1 और x2 की वैल्यू फाइंड की है, इन वैल्यूज़ को हम फिजिबल रीजन कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x1 बार कामा x2 बार इज इक्वल टू x1 की क्या वैल्यू फाइंड की है 2 और x2 की क्या वैल्यू फाइंड की है 0.5। अब हम लास्ट स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम स्टेप नंबर 3 सॉल्व करते हैं। मिनिमम कॉस्ट मालूम करते हैं यानी कम से कम लागत। स्टेप नंबर 3, मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत। ये जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है ये लिखते हैं c इज इक्वल टू 12x1 प्लस 42x2। मिनिमम कॉस्ट मालूम करने के लिए जो हमने x1 x2 फिजिबल रीजन की वैल्यू फाइंड की हैं मिनिमम कॉस्ट फंक्शन में पुट करते हैं, यानी 2 और 0.5 को। c इज इक्वल टू 12x1,
x1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 2 को पुट कर देते हैं, 2 प्लस 42, x2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी 0.5 को पुट कर देते हैं, 0.5। c इज इक्वल टू 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 प्लस 42 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है। c इज इक्वल टू 24 प्लस 21 तो 45 आता है। ये हमारे पास क्या है, मिनिमम कॉस्ट है, यानी कम से कम लागत है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम देखते हैं कि x1 और x2 की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। 3, x1 की 3 और x2 के हमारे पास 4 जो सबसे बड़ी वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, 1 का इंटरवल रखते हैं। O x1 x2, x1 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 3 और 4। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4। याद रखिएगा जब आप लोगों ने ग्राफ बनाना है तो ये वाले इंटरवल सेम होने चाहिए। ये वाले इंटरवल और ये वाले इंटरवल जो है, वक्फा जो है वो सेम होना चाहिए। अगर वक्फा सेम नहीं होगा तो ग्राफ बनाने में गड़बड़ हो जाएगी। 1 2 3 4। अब हम देखते हैं जी x1 की जो वैल्यू है 3 है और x2 की क्या है हमारे पास 1.5। x1 की वैल्यू क्या है 3, यानी ये जो है 3 के ऊपर एक ऐसे डॉट बनाते हैं और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5। 1.5 यहाँ पे मिड पे आता है, यहाँ पे 2 और 1 के दरमियान ये जो लाइन है यहाँ पे एक डॉट बनाते हैं 1.5। अब हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। आप लोगों ने फुट का इस्तेमाल करना है। x1 और x2 की वैल्यूज़ को देखते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 4, ये 4 जो है ना इसके ऊपर ऐसे एक लाइन के ऊपर ऐसे एक डॉट लगा देते हैं। और x2 की वैल्यू क्या है 1 ये है, 1 के ऊपर ऐसे एक डॉट लगा देते हैं, 1 की जो लाइन है उसके सामने बिल्कुल। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। अब हम देखते हैं जी x1 की वैल्यू क्या है 1 पे ऐसे डॉट लगा देते हैं और x2 की वैल्यू क्या है 3 के कहाँ है हमारे पास, ये 3। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये पॉइंट्स मिला दिए। अब ये जो वैल्यूज़ हैं x1 बार की और x2 बार की, इन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। x1 बार के क्या वैल्यू हमने फाइंड की थी 2। अब 2 देखते हैं, ये हमारे पास 2 और x2 के हमारे पास 0.5, यानी 0.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे 1 के थोड़ा सा नीचे ये है 0.5 है, ये 0.5। अब हम क्या करते हैं, 0.5 के सामने और 2 के ऊपर, ये हमारे पास 0.5 के सामने और 2 के ऊपर ये लाइन मिला देते हैं और इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और ये गिरा देते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है इन्हें हम कहते हैं फिजिबल रीजन। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।